हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के एक बार फिर से ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जहां पे हम आपको करा रहे हैं साइंस की तैयारी। जितने भी अपकमिंग जीके एसएसबी के एग्जाम्स और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये साइंस सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं फैक्ट्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तरह तरह के टॉपिक्स आपके पास लेके आ रहे हैं। उन टॉपिक्स का वही बेसिक जो आपको पेपर के लिए आना चाहिए, ताकि उसमें से अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए तो भी आप कर सके, और अगर आपके पास क्वेश्चन नॉर्मली आए तो भी आप कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। इससे पहले हम बायो के बहुत सारे पोर्शंस को कवर कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पे आज नए हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमने अभी तक बायो का काफी सारा पोर्शन कवर किया, फ्रॉम न्यूट्रिशन, विटामिन, डाइजेस्टिव एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप उन सभी टॉपिक्स को देखिए, साइंस की तैयारी स्टार्टिंग से शुरू करिए, वहां पे हर एक फैक्ट को देखिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपके लिए लगातार न्यू वीडियोस ला रहे हैं, जहां पे हम नए नए टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ओके, व्हाट इज रेस्पिरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जेके एसएसबी इसके रिलेटेड क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या चीजें हैं, वो आज हम सभी इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेस्पिरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को। ये जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए फुल फोकस नोट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ताकि आप ज्यादा डिटेल में ना करें। जितनी भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं वो सफिशिएंट है, आप उसको आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फूड से। फूड, खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने में खाना कैसे मदद करता है? आप बोलेंगे मैम खाना हमें एनर्जी देता है। तो क्या खाना जैसे ही बॉडी में डालते हैं वैसे ही हमें एनर्जी मिलती है? एकदम से हमने खाना खाया और एनर्जी मिल गई, क्या वैसे होता है? क्या हमें एनर्जी बहुत इमीडिएटली मिलती है? नहीं, हमें एनर्जी इमीडिएटली नहीं मिलती है। इनफैक्ट ये जो खाना हम खाते हैं, ये जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जब ये पहले डाइजेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर्शन कवर किया, उसके बाद एसिमिलेट होगा। ये एसिमिलेट का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। मेन फोकस आज हमारा इसी पे रहेगा, एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन पे क्या होता है? जो भी हमने खाने को तोड़ा है, ब्रोकन डाउन किया है इनटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जब हर एक सेल तक पहुंचेंगे, सेल के अंदर वो खाना टूटेगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी। तो बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी के साइट, जहां पे एनर्जी खाने में से, खाने में छुपी हुई एनर्जी वो निकलती है, वो पर्टिकुलर जगह है सेल। यानी कि सेल्स के अंदर ही हमारा खाना टूटेगा और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और आज हमारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही हमारा ग्लूकोज जो है वो टूटेगा और वहां से जो एनर्जी हमने यूज करनी है वो निकलेगी। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। तो जो हम खाना खाते हैं, जब हम उसे इंटेक करते हैं, द इंटेक ऑफ फूड, ठीक है, एंड देन द फूड टू बी डाइजेस्टेड और टू गेट ब्रेक डाउन, and then the energy is released from the food and then we use this energy in different ways. हमारे मसल्स वो एनर्जी यूज करते हैं, हमारे बोन्स एनर्जी यूज करते हैं, ब्रेन उस एनर्जी को यूज करता है। इनफैक्ट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से उस एनर्जी का यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी सेल के अंदर, सेल तो वो जगह है जहां पे एनर्जी निकलेगी, ये तो वो साइट है, ठीक है, लेकिन सेल के अंदर ये जो एनर्जी है, मतलब जो खाना है जो सेल तक पहुंचा है और अब उस खाने को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालनी है, ये काम किसका है? ये काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कर सकता है। याद रखिएगा, मेनली कौन करता है? एनर्जी रिलीज कौन कर सकता है? यानी कि खाने में छुपी हुई एनर्जी को कौन बाहर निकाल सकता है? दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए रेस्पिरेशन में हम क्या बोलते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, तो वो ऑक्सीजन हमारे खाने में छुपी हुई एनर्जी को क्या करती है? रिलीज करती है। ठीक है, खाने में एनर्जी तो होती है, लेकिन वो एनर्जी रिलीज करने की कैपेबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है।
ठीक है, ये है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो यहां पे देख लेते हैं क्या लिखा है, द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज यूजेबल एनर्जी। ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल्स की मदद से एक बायो लिविंग थिंग के अंदर, हमारे अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे खाने के मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, उसको तोड़ा जाता है। तोड़ा कैसे जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा, यानी कि उसको किसके साथ कंबाइन किया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाएगा। और उस ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी, और उस एनर्जी का नाम है एटीपी। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेईएसएसपी के पॉइंट में क्या क्या चीजें, सॉरी एक और कॉन्सेप्ट पीछे है, वो इस चीज का है। अभी जो रेस्पिरेशन है ये दो तरीके का होता है, ऑफ टू टाइप्स। पहला रेस्पिरेशन का टाइप छोटा सा दिया हुआ है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब खाने में से एनर्जी निकलती है किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, जिस वजह से एटीपी तो निकलता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं निकलता जितना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकलता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा लेकिन एनर्जी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं निकलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, और इसी वजह से ग्लूकोज कंप्लीट तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, उसमें जो छुपी हुई एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बता दें, देखिए हम जो सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एक मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ एयर है कि हमने जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है उनको इनहेल करना है, और जो वेस्ट गैसेस है जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो हम एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस नहीं ली जाती, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के साथ साथ उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वेयर, इन द सेल्स, इन द सेल्स। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके पास क्या आ जाती है, रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हमने बोला एक ऐसी रेस्पिरेशन प्रोसेस जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। फर्स्ट कंडीशन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी कि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसमें ऑक्सीजन की नीड है, तब जाके खाने में छुपे एनर्जी को हम निकाल पाएंगे। तो क्या बोलो भाई, थिंक ऑफ इट एज अ कंप्लीट एफिशिएंट, प्रॉपर तरीके से खाने में जो भी एनर्जी छुपी है उस एनर्जी को कंप्लीट तरीके से ब्रेक डाउन करे और उसमें से ऑक्सीजन निकाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड बहुत केपेबल है कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, ठीक है, वेरी केपेबल, लेकिन अगर उसको सही गाइडेंस ना मिले तो उसके अंदर की छुपी हुई कैपेबिलिटी बाहर नहीं निकलेगी और वो सही मार्क्स नहीं ला पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब ग्लूकोज को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसके अंदर छिपी हुई एनर्जी प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलेगी और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट आता है कि ग्लूकोज यहाँ टूटेगा तो सही, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा इनटू डिफरेंट एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज क्या होगा, स्प्लिट होगा पाइरुवेट में। देखिए ग्लूकोज का आपके पास फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज को हम बोल सकते हैं इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सबसे पहले ऑक्सीजन की मदद से ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और इसी 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पाइरुवेट। एक बार फिर से बता देती हूँ क्या होता है, ये होता है सेल, और सेल के अंदर जैसे ही फूड जाता है तो ये फूड क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल इस साइटोप्लाज्म में, आपको मैंने बताया था सेल के अंदर के पोर्शन को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज में है वो टूट के हो जाएंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और उसी को हम बोलते हैं
पायरुवेट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया गया है, कितने में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल को। और ये कहां पे हुआ है, ये होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इसीलिए हम इसको, ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अभी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। उसके बाद जब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल सेल के एक छोटे से पोर्शन में, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जब ये ग्लाइकोलाइस, जब ये पायरुवेट इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पे प्रॉपर तरीके से एनर्जी निकलेगी, प्रॉपर एनर्जी प्रोडक्शन। प्रॉपर एनर्जी प्रोडक्शन कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ही जो एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और यही प्रोसेस होता है किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले जब सेल के अंदर फूड जाएगा, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है, तो आप सेल के अंदर का पोर्शन बोलेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म। और अगर ये पूछ लिया कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में कहां पे होता है, तो उसका पर्टिकुलर आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल विल गेट कन्वर्ट और विल गेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वहीं पे ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा, और ऑक्सीजन की वजह से, मिलने की वजह से वहां पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमारी बॉडी एक्सहेल कर लेती है, वाटर निकलेगा, और साथ में प्रोड्यूस होगी एनर्जी, और एनर्जी का ही नाम है एटीपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी एक तरीके से रख लो, एनर्जी एटीपी एक तरीके से मान लीजिए एनर्जी करेंसी है। ठीक है, वो एनर्जी करेंसी जहां पे क्या होता है, हमारे पास हम इस एनर्जी को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जब ये भेजी जाती है, तो बॉडी के पार्ट उस एनर्जी को अपने हिसाब से क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जैसे सबको कोई ना कोई जो लोग काम करते हैं उन सबको सैलरी मिलती है, ठीक है, सबको एक ही सेम, दैट इज रुपी। इंडिया में सबको रुपी ही मिल रहा है, लेकिन क्या उस रुपी का सब एक जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से रुपी हमारी करेंसी है, जिसकी वजह से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी तरीके से एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, जिसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अपने अपने तरीके से यूज करेंगे, और उस तरीके से हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहेगी। ठीक है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे हमने क्या किया, हमने बोला C6H12O6, डायरेक्टली इसके एक रिएक्शन लिख देते हैं, उसके साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके पास बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी निकलेगा, और साथ में रिलीज होगी एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये है नाम इसका, एंड दिस इज एटीपी, जो हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी भी है। आगे बढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये भी एक रेस्पिरेशन है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी एटीपी रिलीज होगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में थोड़ा सा ही एटीपी रिलीज होगा, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल, और वी कैन से इनसफिशिएंट, प्रॉपरली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जब एनर्जी, मतलब ये ग्लूकोज ब्रोक डाउन होगा, तो वो पार्शियल होगा, कंप्लीट नहीं होगा, और बहुत कम एटीपी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपने आई होप इस चीज को समझ लिया हो। फिर एक और चीज जो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक फैक्ट, अगर आप लोगों के पास आपकी नोटबुक साथ में है तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो रिलीज करता है एटलीस्ट 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ज्यादा से ज्यादा 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। देख लीजिए, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे इतने मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, और जहां पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जहां पे इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करते हैं, ग्लूकोज प्रॉपर्ली ब्रोक डाउन नहीं होता,
कम एटीपी यूज करते हैं। एज आई सेड 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। और नॉर्मली ये किस किस में होती है? ये एक होती है यीस्ट में। यीस्ट एक एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जहां पे CO2 तो निकलता है लेकिन साथ में एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल की फॉर्मेशन जब फॉर्मेंटेशन होती है तब हम ये पर्टिकुलर रिएक्शन यूज करते हैं। और दूसरी इसकी रिएक्शन है, दूसरा होता है ये हमारी बॉडी के मसल्स में। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, काफी ज्यादा कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसकी वजह से हम हमारी मसल्स काफी ज्यादा यूज हो जाए, तो एकदम से एनर्जी जो मसल्स में होती है वो खत्म हो जाती है और वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी से वहां पे फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, जिस वजह से जब भी आप कभी आपको लगे कि आपने बहुत ज्यादा जिम कर लिया या बहुत ज्यादा आप एकदम से आपने मसल्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो वहां पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। 2-3 दिन के लिए आपको मसल्स थोड़ी सी इनएक्टिव सी रहती हैं, उधर दर्द सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने एकदम से ही बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर ली, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली, तो वहां पे अब हो गई एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिस वजह से वहां पे फॉर्म हुआ लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्या पड़ता है? क्रैम्प्स पड़ता है। 2-3 दिन में ये नॉर्मली नेचुरली खुद ही ठीक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे खुद से ही पूरी हो जाती है। तो एकदम से अगर हम अपनी मसल्स में छुपी हुई एनर्जी को यूज करेंगे, ऑक्सीजन की एकदम से कमी हो जाएगी। क्योंकि और इसी वजह से एक्सरसाइज के बाद आप देखिएगा हम बहुत ज्यादा तेजी से ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन, मतलब बॉडी को रिक्वायर होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वी नीड मच मोर ऑक्सीजन नाउ। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो देखेंगे एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और ज्यादा एटीपी निकलता है, 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। और अगर एनारोबिक की बात करें तो कोई ऑक्सीजन नहीं होता, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और थोड़े 1 से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। इसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन का एक टेबल है, जहां पे हमने बोला है एरोबिक ऑक्सीजन एरोबिक में रिक्वायर्ड है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड, और ऑक्सीजन ही की डिफरेंस है। ऑक्सीजन की वजह से ही एटीपी में डिफरेंस आता है। ब्रेकडाउन पूरी तरीके से होता है, यहाँ पे नहीं होता। ज्यादा अच्छा ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एटीपी लार्ज अमाउंट में, तो यहाँ पे एटीपी कम अमाउंट में। ठीक है, एनारोबिक लेस एनर्जी देता है। प्रोडक्ट्स इसमें एरोबिक में क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं याद रखिएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, यानी कि दैट इज एनर्जी। और एनारोबिक में ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। अगर आपके पास यीस्ट है तो इथेनॉल और CO2 निकलेगा, और अगर आपके पास मसल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी जो एनर्जी है वो निकलेगी। एनर्जी तो निकलेगी मगर वो एनर्जी कम होगी। ठीक है, यीस्ट में याद रखिएगा इथेनॉल और CO2, एंड मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। एरोबिक एक तो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, और लार्जली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में तो होता है, ये वाली चीज दोनों में सेम है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पे फर्मेंटेशन होगा, एनारोबिक पाथवे होगा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या चीजें हैं, हम जब सांस लेते हैं तो क्या चीजें होती हैं, कैसी हैं, क्या है, वो सब चीजें इसमें थोड़ा सा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में उतना आपको समझना चाहिए। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले नोज और नेजल कैविटी। हम जो सांस लेते हैं हवा अंदर जाती है, वहां पे हवा फिल्टर होती है, वार्म होती है और मॉइस्चर होती है, यानी कि ताकि हमारे नेजल कैविटी से प्रॉपर तरीके से हवा अंदर जा सके, किसी किस्म का कोई दिक्कत ना आए, खराश ना रहे गले में, वैसे करके। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बात की हुई है किसकी? नोज की, कि जब हम इनहेल करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं तो एयर अंदर जाती है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाता है, बल्कि एयर अंदर जाता है। उस एयर में नाइट्रोजन है वो भी अंदर जा सकता है, ऑक्सीजन है वो भी अंदर जा सकता है, CO2 है वो भी अंदर जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, क्या सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाता है? नहीं, बल्कि साथ में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाते हैं। अब हमारे नोज में होते हैं हेयर, ठीक है, नोज हेयर प्लस म्यूकस। म्यूकस के म्यूकस के ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और साथ में होता है हेयर। ये हेयर क्या करते हैं? डस्ट
को ट्रैप करते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स कीटाणु अगर हमारे नाक में घुस गए और दूसरे पार्टिकल्स को ये दोनों क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो बेसिकली इन दोनों का फंक्शन क्या है, इन दोनों का फंक्शन यही है, हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, क्योंकि जितनी भी गंदगी साथ साथ में अगर जाती है किसमें, हमारे नाक में, तो वो उस एयर को क्या करता है, साफ करता है, इट क्लीन्स द एयर। ओके तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि नाक के बाल ऐसे नहीं होते, उनका भी काम होता है, उनका भी फंक्शन होता है, दैट वो क्या करते हैं, वो हमारे इस जो एयर हमने इनहेल किया है उसमें डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स या दूसरे जो जर्म्स आगे होंगे तो ये उनको क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, अंदर नहीं भेजेंगे, और हम बोलते हैं फिल्टर्स, वॉर्म्स एंड मोशन द एयर। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखिए म्यूकस यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर बात करते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो खाने को दूसरी पाइप में, मतलब खाना किस में जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए, लेकिन फूड पाइप और जो ये वाली विंड पाइप है वो साथ साथ में है और इनका ऊपर से पैसेज सेम है, तो खाना इसी में जाए इस बात का ध्यान कौन रखता है, एपिग्लॉटिस। तो जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस विंड पाइप को क्या कर लेता है, टेम्परेरी बंद कर देता है। लगातार हम सांस लेते रहते हैं, ये मतलब खुलता रहता है, लेकिन जब हम प्रॉपरली खाना स्वेलो करते हैं तब एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को क्लोज करता है ताकि खाना दूसरी वाली पाइप में ना जाए। ठीक है, ये है एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन। देन देयर इज फेरिक्स। ठीक है, फेरिक्स क्या है, नॉर्मली खाना और एयर जाने का एक कॉमन सा रास्ता है। ठीक है, उसके बाद ये रास्ता कन्वर्ट होते एक विंड पाइप में, एक फूड पाइप में। ठीक है, तो ये वो वाला रास्ता है। उसके बाद लैरिक्स की बात करें तो लैरिक्स इसके नीचे आता है, जो क्या करता है, जहां पे आवाज निकलती है, तो लैरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एयर पास होती है, सिर्फ एयर पास होती है और साथ में आवाज निकलती है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहीं पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया क्या है, ये ट्रैकिया का काम है बेसिकली वो जो हमने इनहेल्ड एयर है उसको कहां पे भेजना, लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है, ये काम किसका है, ट्रैकिया का। ओके, देन देयर इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का काम क्या है, ट्रैकिया से जो हवा आई वो दोनों लंग्स में भेजना है। लंग्स आपके चेस्ट के बोथ साइड होते हैं। ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उस लंग को, उस पर्टिकुलर हवा को दोनों साइड पे भेजना, ये किसका, ये ब्रोंकाई है। ठीक है, और ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और हर ब्रोंक्यूल्स के आगे एक ऐसे सैक सा बना हुआ है, एयर सैक हम जिसको बोलते हैं एयर सैक। ठीक है, इनका भी कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ते हैं जिसको हम एल्वियोली करके एक नाम देते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स, अब ये आ गया ब्रोंकाई जिसका काम है लंग्स में वो भेजना। ठीक है, लंग्स में एयर को भेजना। ब्रोंक्यूल्स आगे छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो हवा को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पूरे लंग्स में। ठीक है, और वहां पे होता है एल्वियोली। एल्वियोली हर एक ब्रोंक्यूल के टिप पे मौजूद है, जहां पे बेसिकली एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जब हार्ट ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके आता है, उन ब्लड वेसल्स आते हैं हार्ट से, वो लेके आते हैं CO2 ब्लड, और ये जैसे एल्वियोली तक पहुंचते हैं, एल्वियोली उस ब्लड से CO2 को लेता है और बदले में उस ब्लड वेसल को देता है O2। जैसे ही ब्लड को ऑक्सीजन मिला, ब्लड वापस किसकी तरफ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, एल्वियोली का। तो बेसिक साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एल्वियोली विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स, इन बोथ द लंग्स। ठीक है, ये हवा और ब्लड के बिटवीन में एक्सचेंज करती है। हवा में ऑक्सीजन मौजूद है तो वो ब्लड को देगी, ब्लड उसको वापस क्या देगा, CO2 देगा, और यही CO2 लंग से होते हुए ऊपर जो हमने पार्ट्स पढ़े वहां से होते हुए एक्सहेल हो जाएगा, और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में अपना फंक्शन करेगा। और फंक्शन क्या है, एनर्जी रिलीज करना, कहां से, फूड से। ठीक है, ये है बेसिकली किसका फंक्शन, एल्वियोली का फंक्शन। तो वी कैन से लार्ज सरफेस एरिया होता है, बहुत सारे कैपिलरीज हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे आते हैं, पतली वॉल्स होती है ताकि एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। ठीक है, फिर बात करें लंग्स की, तो लंग्स हमारी बॉडी में दो मौजूद होते हैं, वन ऑन ईच साइड। मेन ऑर्गन है ब्रीदिंग का और गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है, राइट लंग में 3 पार्ट्स बोल सकते हो आप, और लेफ्ट लंग में 2 पार्ट्स बोल सकते हो। ठीक है, लेफ्ट वाला लंग और राइट वाला लंग। क्यों ऐसे, जो राइट वाला लंग होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, वो बड़ा होता है, और लेफ्ट मतलब ये थोड़ा थिक होता है,
ठीक है। और राइट वाला सॉरी लेफ्ट वाला थोड़ा सा थिन होता है। व्हाई? क्योंकि लेफ्ट वाला किसको जगह देता है? हार्ट को जगह देता है। तो हार्ट कहां पे मौजूद होता है? सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी में, इन द मिडल ऑफ टू लंग्स और टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इसीलिए हमारा दिल लेफ्ट साइड धड़कता है, क्योंकि लेफ्ट वाला लंग इसको अपनी साइड पे क्या देता है? थोड़ी सी जगह देता है। ठीक है। राइट लंग एक्चुअली बड़ा होता है, जो राइट लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वाले लंग के। ठीक है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा उससे स्मॉलर होता है। राइट लंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। व्हाई डू वी से सो? बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इस वजह से देयर इज अ स्पेस जो कौन ले लेता है? हार्ट, और लंग्स थोड़ा सा पतला रह जाता है। ठीक है। देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरा। कुछ नहीं करना है, प्लूरा का सिर्फ याद रखिए ये एक कवर है जो लंग्स को बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है और फ्रिक्शन देती है ताकि ब्रीदिंग के वक्त ब्रीद करने में कोई रुकावट ना आए। तो प्लूरा क्या है? लंग्स के बाहर का कवर नॉर्मली। देन देयर इज डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? 2 लंग्स ये जो है इनको नीचे से डायाफ्राम एक पर्टिकुलर मसल है जो इनको पकड़ के रखती है। ठीक है। डायाफ्राम का मेजर रोल है किसमें? रेस्पिरेशन में, सॉरी ब्रीदिंग में। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस वक्त डायाफ्राम का मेन काम है। तो बेसिकली हमारा जो 2 लंग्स है वो हमारे लोअर एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। किसकी मदद से? क्योंकि बीच में क्या मौजूद है? डायाफ्राम मौजूद है, जो इसको दूसरे पार्ट से क्या करता है? अलग करता है और इसको पकड़ के रखता है, मतलब इसके ऊपर इसको स्टैंड रखता है अपने ऊपर। ठीक है। तो हमने बोला हवा का रास्ता क्या बोला? नोज, नोज टू फेरिक्स, फेरिक्स टू लैरिक्स, लैरिक्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ब्रोंक्यूल्स एंड देन टू एल्वियोली, एंड एल्वियोली इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हम यहां पे बात की। फिर देखिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मैंने जो डायफ्राम का बोला, जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम का एक्चुअल शेप ऐसे है। अब जब हम सांस लेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैटन हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का हो जाएगा, और लंग्स ऊपर की तरफ पुश होंगे तो चेस्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हवा जो है लंग्स में एंटर करेगी। जो नॉर्मल एक्सहेलेशन होगा, नॉर्मली हम सांस छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम इस शेप का आ जाएगा, लंग्स ये डोम शेप का बन जाएगा, डोम शेप। ठीक है, इसको बोलते हैं डोम शेप। चेस्ट वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो हवा है वो लंग से बाहर निकलेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है डायफ्राम का। देन गैसेस एक्सचेंज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन क्या करता है? एल्वियोली से निकल के किस में जाता है? ब्लड में जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो। जहां पे गैस ज्यादा है वहां से होते हुए गैस उस लोकेशन पे जाती है जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन मात्रा कम होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन होता है, ब्लड से कहा जाता है एल्वियोलिस और वहां से एक्सेल हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में मौजूद है वो ही ज्यादातर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सेल, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। एक हीमोग्लोबिन एटलीस्ट भी 4 ऑक्सीजन, एटलीस्ट नहीं नॉर्मली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, तो हम बोलेंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कैसे? एक हीमोग्लोबिन के पास सिर्फ 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है तो ऑक्सीजन आएगा, अगर हमारे ब्लड में आयरन मौजूद नहीं है तो ऑक्सीजन उसमें नहीं ट्रांसपोर्ट होगा। इसीलिए जब आयरन की कमी हो जाती है तो उस चीज को हम बोलते हैं एनीमिया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। हालांकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कंडीशन ये है कि अगर हीमोग्लोबिन के पास आयरन है तो वो उधर जाएगा, अगर आयरन सीट अवेलेबल नहीं है तो ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड में कमी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर में प्रिस्क्राइब करते हैं कि आयरन रिच फूड खाइए, जिसकी वजह से एनीमिया का जो डिजीज है वो ठीक हो सके। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन, और इसी आयरन की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है? ट्रैवल करता है। ठीक है,
आगे अब ये वाला एक कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए न्यू होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला, जब हम इनहेल करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, बल्कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तीनों एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये तीनों अंदर जाते हैं। अब हवा हम कितनी लेते हैं, कितनी इनहेल्ड एयर लेते हैं, वो लेते हैं 21%, लेकिन बॉडी के अंदर सिर्फ 4 से 5% की ऑक्सीजन की नीड होती है, यानी कि एक्स्ट्रा 16% बाहर निकल जाएगी। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते, बल्कि ऑक्सीजन भी करते हैं। कितना परसेंट? 16%। तो 4 to 5% ऑक्सीजन हमारी बॉडी क्या करती है, यूज करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पेपर के लिए कि बताइए, अगर एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है तो हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो वी नीड 4 to 5% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। देन CO2 एटमॉस्फेयर में 0.04 प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में 4% है। ये कैसे पॉसिबल है? हम ले रहे हैं 0.04 और एक्सहेल कर रहे हैं 4%। होता क्या है, ये जो इनहेल्ड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ साथ में मैंने आपको बोला एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो CO2 भी निकलता है, वाटर भी निकलता है और एनर्जी भी निकलती है। ये जो CO2 है, ये वो CO2 और ये CO2 मिला के बनते हैं 4%, और यही CO2 प्लस द CO2 विच वी हैव इनहेल्ड, ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसकी जरूरत हमारी बॉडी में नहीं होती। बात करें नाइट्रोजन की, 78% बॉडी के अंदर जाएगी, लेकिन बॉडी को इसका कोई काम नहीं करना है, तो 78% ही बॉडी से बाहर निकल आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पेज था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कितना हम क्या परसेंटेज इनहेल करते हैं और कितना परसेंट हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करें तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं JKSSB के हिसाब से। वन इज एस्मा, जिसको हम नॉर्मली अस्थमा भी बोलते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ठीक है। ये हमने सारी डिजीजेस में कवर की हुई हैं, तो यहाँ पे आई विल ओनली टेल यू द नेम। फॉर देन इज ट्यूबरक्लोसिस, TB, 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी रह सकती है, लंग्स पे इफेक्ट होता है। कोविड-19, आप लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इसको हमने डिजीजेस में बहुत सही से एक्सप्लेन किया हुआ है। देन देयर इज एम्फीजीमा, एक और क्रोनिक लंग डिजीज होती है, स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा होता है। देखिए, स्मोकिंग की वजह से हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जब हम करते हैं, तो हमारी बॉडी में जाता ऑक्सीजन यूज होता है। जाता तो बहुत कुछ है, लेकिन ऑक्सीजन यूज होता है। और जब हम स्मोक करते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है CO, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन चाहिए। अब हीमोग्लोबिन किसको कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इतना स्ट्रांग है कि ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को किक आउट कर देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। अब खुद इसकी जगह ले लेगा तो लंग्स के पूरे गैसेस एक्सचेंज सरफेस को क्या करता है? कम करता है। वहां पे एकदम से लंग हमारा धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा। देन निमोनिया, इन्फेक्टेड लंग टिश्यू में बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये भी हमने डिजीजेस में कवर किया। देन देयर इज पर्टिसिस, वूपिंग कफ, ये भी हमने डिजीजेस में कवर किया था। काफी देर तक खांसी रहती है और पूरा चेस्ट कैविटी इसमें डैमेज होता है। देन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, दिस इज आल्सो वी हैव कवर्ड इन डिजीजेस सेक्शन। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी में कोई भी परेशानी हो तो ऐसे डिजीजेस हो सकती हैं। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। पहले हमने पढ़ा ATP, जो हमारी क्या है बॉडी का एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देन देयर इज ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पायरुवेट बोलते हैं, पायरुवेट। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इसके बाद जाके ये पायरुवेट फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मेजर साइट है जहां पे एरोबिक ATP प्रोडक्शन होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि बेसिकली एनर्जी यही जनरेट करता है। देन ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली क्या बोला है? ऑक्सीजन ही वो ऐसा एक्सेप्टर है जो हर एक फूड मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा और उसमें छुपी हुई एनर्जी को बाहर निकालेगा। ठीक है। ये काम किसका है? ऑक्सीजन का। यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो कम ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो गए, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन वाले
टॉपिक में है रिलेटेड टू कि क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। देखिए जेकेएसएसबी और कोई एग्जाम पूछ सकता है कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एनारोबिक में क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, वैसे ह्यूमन बॉडी के कौन से वाले पार्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो आप बोल सकते हैं मसल्स एक्सट्रीम वर्कआउट जब करेंगे, बहुत ज्यादा विग्रस एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह जब आप करेंगे एकदम से, तो मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा एकदम से इस्तेमाल करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देन हमने बोला राइट लंग इज काइंड ऑफ बिगर देन द लेफ्ट लंग, और इसके 3 लोब्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और लेफ्ट लंग 2 पार्ट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो 2 लंग्स के बीच में होता है, और हार्ट ने जगह ले रखी होती है लेफ्ट लंग के साथ में, इसलिए हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट लंग को थोड़ी सी जगह मिलती है, इसी वजह से इसके 2 पार्ट्स होते हैं। और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है, तो यू विल से लैरिक्स, दैट इज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, ट्रैकिया है हमारी विंड पाइप, एल्वियोली वो जगह है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होंगी, डायाफ्रागम वो पर्टिकुलर मसल है जिसने लंग्स को नीचे से होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके लंग्स होंगे, यहाँ पे हार्ट होगा, तो ये आपका जो डायाफ्राम है इसने नीचे से होल्ड करके रखा हुआ है, और ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन में मदद करता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। प्लस टीबी एक डिजीज हमने बोली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ये इसका कॉज है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिजीजेस। पर्टसिस अनदर डिजीज, वो भी डिजीजेस के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। एंड कोविड-19 जो होता है सार्स कोविड-2 की वजह से, दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड। एंड हमने बोला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से इतना अटैच हो जाता है स्ट्रांगली कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, और धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब लंग्स में बढ़ना शुरू हो जाएगी तो बॉडी में सर्टेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एम्फीजीमा। ठीक है, स्मोकिंग डैमेजेस रेस्पिरेटरी टिश्यूज एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्रोनिक लंग डिजीज। क्रोनिक मींस लंबे समय तक होने वाली लंग की बीमारी हो जाती है, और लंग कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्स्ट्रा हियर, वेस्ट प्रोडक्ट हियर, जिसको एक्सहेल करना होता है। एयर पाथवे हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, ब्रीदिंग में जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि इसका एक्चुअल शेप इज डोम लाइक, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ज्यादा फैल जाएगी। ठीक है, और जब रिलैक्स होगी, जब हमें सांस बाहर छोड़नी है, तब डायफ्राम क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारी ऐप है ज्ञान गुरुकुल के नाम से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइंस के रिलेटेड सारी वीडियो लेक्चर्स प्लस सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल सकता है। आप यहाँ से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी आप लोग बाय कर सकते हैं। आपका बाइंग अमाउंट इज वेरी लेस, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। आप ऐप पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए, वहां से हमारे कोर्सेज को बाय करिए। यू विल सी द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन ऑफ सेवरल जेकेएसएसबी एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स, तो फर्क नजर आएगा, एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू द बेनिफिट्स आल्सो। ठीक है, तो लेट अस क्लोज टुडेज लेक्चर हियर ओनली, एंड अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस को देखिए, सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, अपनी तैयारी 100% कीजिए। Thank you so much for the day.